वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग आईएससी मैथमेटिक्स की। हमारा चैप्टर चल रहा है प्रोबेबिलिटी और हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 10.1। ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 में हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। सो लेट अस बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है कि A एंड B आर टू कैंडिडेट्स सीकिंग एडमिशन इन एन इंजीनियरिंग कॉलेज। प्रोबेबिलिटी ऑफ A being selected is 0.5। तो यहाँ पे लिख लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितना है 0.5 और प्रोबेबिलिटी कि दोनों सेलेक्ट होते हैं, दोनों साथ में सेलेक्ट होंगे यानी कि A इंटरसेक्शन B ये है एट मोस्ट 0.3। एट मोस्ट का मतलब है मैक्सिमम 0.3 है पर 0.3 से कम हो सकता है। तो यहाँ पे लेस देन का साइन लगाएंगे और इक्वल्स टू भी लगाएंगे। क्यों? क्योंकि 0.3 मैक्सिमम है, 0.3 या उससे कम ये इंक्लूडेड है। इसके बाद हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गेटिंग सेलेक्टेड 0.7 हो सकता है या नहीं। तो यानी कि हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आप देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यानी कि या तो ए के सिलेक्ट होने की या बी के सिलेक्ट होने की या दोनों के सिलेक्ट होने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है या उससे कम हो सकती है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमने पढ़ा हुआ है कि क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये हम पिछले वीडियो में कई बार ये कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं और ये कहाँ से आया, तो ये हमने लिख लिया। इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 0.5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस 0.3 इज लेस देन इक्वल्स टू 1। ये हो जाएगा 0.5 माइनस 0.3 यानी कि 0.2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लेस देन इक्वल्स टू 1। यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अगर हमें निकालनी है तो 0.2 को हम RHS में भेज देंगे, हो जाएगा 1 माइनस 0.2। तो यहाँ से हमें मिल गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज लेस देन इक्वल्स टू 0.8। बी के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी या तो 0.8 है या उससे कम है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज लेस देन इक्वल्स टू 0.8 हेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कैन बी 0.7 and this will be your answer. Question number 12. Probability of an event A occurring is 2/3. ए इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी है 2/3, तो वो लिख लिया। सेकंड दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी नॉट अकरिंग इज 5/9 यानी कि बी ना होने की प्रोबेबिलिटी है 5/9, तो उसे इस तरह से लिखेंगे। इसके बाद हमें दिया हुआ है कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस इन एटलीस्ट वन ऑफ द टू इवेंट्स इज 4/5 यानी कि या तो ए में सिलेक्शन हो रहा है या फिर बी में या तो ए में सक्सेस मिल रही है या बी में सक्सेस मिल रही है या फिर इन दोनों में ही सक्सेस मिल रही है, क्योंकि दिया गया है कि एटलीस्ट का मतलब है कम से कम एक में तो मिल ही रही है या फिर दोनों में मिल सकती है। तो ये कितनी दी हुई है, ये दी हुई है 4/5। तो इतना लिख गया। हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन बोथ द इवेंट्स। दोनों में सक्सेस होने का हमें क्या मिलेगा, ये हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी यानी कि ए में भी सक्सेस हो और बी में भी सक्सेस हो, तो ये हमें पता नहीं है। इसके लिए पहले तो हमें निकालना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो यहाँ पे लिख लेंगे दिस इम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार क्या होता है, बी ना होने की प्रोबेबिलिटी को अगर हम 1 में से माइनस कर दें यानी कि सैम्पल स्पेस की प्रोबेबिलिटी में से माइनस कर दें तो हमें बी होने की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। तो ये जाएगा 1 माइनस 5/9 या जाएगा 4/9 के इक्वल। इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के लिए क्या होगा, हमने पढ़ा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यहाँ पे लिख लेंगे सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 4/5 इज इक्वल्स टू 2/3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी आई 4/9 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमें निकालना है। सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 4/5 इज इक्वल्स टू 9 एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा 6 + 4 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी।
ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 10/9 माइनस 4/5। यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 10 5 50 माइनस ये 36 अपॉन 45, ये हो जाएगा 14 अपॉन 45 एंड दिस विल बी योर आंसर। 13 हमें दिया गया है कि टिकट्स हैं जो कि 1 से 20 तक नंबर किए गए हैं, उन्हें मिक्स कर दिया गया है। तो हमारा सैम्पल स्पेस अगर देखा जाए तो वो कितना है 1 2 3 अप टू 20। इसके बाद अगर हम फर्स्ट इवेंट की बात करें तो वो है मल्टीपल ऑफ 3। तो मल्टीपल ऑफ 3 कितने होंगे 1 से लेकर 20 तक, 3 6 9 12 15 और 18। सिर्फ 20 तक चाहिए। जो सैम्पल स्पेस होता है उसी में, सिर्फ उसी के अंदर वाली चीज़ें हम चेक करते हैं इवेंट लिखते वक्त। बी कितना है, बी है हमारा मल्टीपल ऑफ 7। तो वो कितना हो जाएगा 7 और 14, सिर्फ 2 ही मल्टीपल है। इसके बाद हमसे बोला गया है कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है या तो मल्टीपल ऑफ 3 हो या मल्टीपल ऑफ 7 हो, यानी कि ए यूनियन बी हमें निकालना पड़ेगा। पहले ए यूनियन बी कितना हो जाएगा 3 6 7 9 12 14 15 और 18। ये हमने इसलिए ऐसे लिखा है क्योंकि अगर कोई ओवरलैप हो रहा होता तो हम यहाँ पे स्किप कर देते। तो इतना लिख लिया। इसके बाद की अगर बात की जाए तो हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कितना है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास सैम्पल स्पेस में कितने हैं 1 से लेकर 20 तक, यानी कि टोटल 20 हैं। तो ये हो जाएगा, इसे हम कैंसिल करेंगे तो 4 2 8 और यहाँ पे 4 5 20। तो हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, हम आंसर में लिखेंगे रिक्वायर्ड probability is 2/5 and this will be your answer. Question number 14 हमें दिया गया है कि probability that a student will pass the final examination in both English and Hindi is 0.5। यानी कि probability इंग्लिश में भी पास हो रहा है और हिंदी में भी पास हो रहा है, साथ ही साथ पास हो रहा है, इसलिए इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो E इंटरसेक्शन H हमारे पास दिया हुआ है 0.5। इंटरसेक्शन तब जब दोनों इवेंट्स साथ में सक्सेसफुल हो रहे हैं तब। दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है कि ना तो इंग्लिश में पास हो रहा है और ना ही हिंदी में पास हो रहा है, दोनों एक साथ नहीं हो रहा है। तो इंटरसेक्शन वो भी किसका, ई डैश और एच डैश का। ये कितना दे रखा है हमें, ये हमें दे रखा है 0.1 के इक्वल। फिर हमें दे रखा है कि इंग्लिश में पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो है हमारे पास 0.75। हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी कि हिंदी में पास होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो ये वाली अगर कंडीशन देखी जाए, एक वेन डायग्राम बना लेते हैं। अब क्योंकि इंटरसेक्शन दिया है तो मतलब है कि इंटरसेक्शन तो हो ही रहा है। ये इंग्लिश और हिंदी का अगर इंटरसेक्शन देखा जाए तो अगर इस वाले कंडीशन की बात की जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इंटरसेक्शन एच डैश, यानी कि ई ना होने की प्रोबेबिलिटी कौन सी है, ये वाली। इसके बाद अगर बात की जाए कि एच नहीं हो रहा है तो कौन सी प्रोबेबिलिटी होगी, ये वाली। तो इसमें अगर देखा जाए तो ई डैश इंटरसेक्शन एच डैश कितना होने वाला है, जहाँ पे ये दोनों लाइन है, यानी कि ये पूरा पोर्शन एक्सेप्ट ई और एच, ई और एच को छोड़ के जितना भी पोर्शन है वो हमारा ई डैश इंटरसेक्शन एच डैश होने वाला है। यानी कि इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस पी ई यूनियन एच। अगर इसमें से ई यूनियन एच को 1 में से माइनस कर दें तो हमें ये मिल जाएगा। और ई यूनियन एच कितना होता है ये हमने बहुत ही बार पढ़ रखा है, ये होता है, यहाँ पे लिख लेंगे पी ई डैश इंटरसेक्शन एच डैश इज इक्वल्स टू 1 माइनस, ब्रैकेट में लिखेंगे पी ई यूनियन एच को हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एच। और ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि ये कैसे आता है वीडियो 1 में। तो यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो इसकी वैल्यू है 0.1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस ई की वैल्यू है 0.75, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच हमें निकालना है, ई इंटरसेक्शन एच की वैल्यू है 0.5। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 0.1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.75 हो जाएगा 0.25
माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच माइनस माइनस प्लस 0.5। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इज इक्वल टू, ये इधर ले आए, ये जगह 0.25 प्लस 0.5 हो जाएगा 0.75 माइनस 0.1, ये आ जाएगा 0.65 के इक्वल, एंड दिस विल बी योर आंसर 15। हमें दिया गया है कि एक क्लास है 60 स्टूडेंट्स की, तो वेन डायग्राम बना लेते हैं, काफ़ी हेल्प हो जाएगी जिससे। ये हमने पूरा वेन डायग्राम बनाया है। इस क्लास में टोटल 60 स्टूडेंट्स हैं, वो दिखा। इसके बाद जिन्होंने मैथमेटिक्स चूज़ किया है वो 30 हैं। इस सर्कल में हम लिख लेंगे मैथमेटिक्स, और ये कितने हैं, 30। और कुछ बच्चों ने बायोलॉजी चूज़ किया है, बायोलॉजी चूज़ करने वाले बच्चे हैं 32। और जिन्होंने दोनों चूज़ किया है वो है 24। पहले तो जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथ्स कितनी होगी, टोटल 30 लोगों ने मैथ्स लिया है, तो 30/60 यानी कि 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथ्स आ गया। इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ बायो कितना होगा, जिन्होंने सिर्फ बायो लिया है 32/60। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथ्स इंटरसेक्शन बायो, जिन्होंने मैथ्स और बायो दोनों लिया है वो है 24/60। इसे ऐसे ही रहने देते हैं, चाहे तो रिड्यूस भी कर सकते हैं, अभी इसे ऐसे ही रहने देते हैं। इसके बाद हमसे पूछा गया है कि स्टूडेंट ने या तो मैथमेटिक्स ले रखी हो या बायोलॉजी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथमेटिक्स यूनियन बायोलॉजी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, बहुत ही बार पढ़ा है, ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एम प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। दोनों की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी को ऐड करके इनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देंगे। इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, यहाँ पे डिनोमिनेटर 60 वाली वैल्यू ही पुट करते हैं, तो ये जगह 30/60 प्लस 32/60 माइनस 24/60। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 62 माइनस 24/60, ये हो जाएगा हमारे पास 38/60। इसे कैंसिल करें तो ये हो जाएगा 19/30, एंड दिस विल बी योर आंसर फॉर फर्स्ट पार्ट में बोला गया है स्टूडेंट ने ना ही मैथमेटिक्स ले रखी है और ना ही बायोलॉजी। तो अगर देखा जाए तो वेन डायग्राम से ना ही मैथमेटिक्स ले रखी है, और यानी कि ये वाला रीजन पूरा, ना ही बायोलॉजी ले रखी हो, यानी कि ये वाला पोर्शन पूरा कैंसिल हो जाएगा। दोनों का इंटरसेक्शन वाला पार्ट वो आएगा जहाँ पे ना एम हो ना बी हो, यानी कि यहाँ पे लिख लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ना मैथ्स हो ना बायो हो, दोनों ना हो, तो वो होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एम यूनियन बी। और यहाँ पे मेंशन क्या करेंगे, फ्रॉम वेन डायग्राम। और आप जो भी क्वेश्चन करेंगे जहाँ पे आप वेन डायग्राम का यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे आपको वेन डायग्राम शो करना है। तो ये जगह 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एम यूनियन बी, अभी आपने निकाला 19/30 पिछले पार्ट में, तो ये हो जाएगा हमारे पास 11/30, एंड दिस विल बी योर आंसर। थर्ड पार्ट में बोला गया है, इसके लिए अलग से एक वेन डायग्राम बनाएंगे। इसमें बोला गया है कि मैथ्स लिया हो बट बायोलॉजी ना लिया गया हो। ये मैथ्स है, ये बायोलॉजी है, यानी कि मैथ्स हो पर बायोलॉजी ना हो, ये वाला पोर्शन। तो ये वाले पोर्शन के लिए हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एम माइनस बी, मैथ्स हो पर बायोलॉजी ना हो। इसके लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरी मैथ्स की प्रोबेबिलिटी जो है इसमें से अगर हम इस इंटरसेक्शन वाले पोर्शन को हटा दें, जिन्होंने मैथ्स और बायो दोनों ले रखा है, तो हमें रिक्वायर्ड मैथ्स की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। और यहाँ पे लिखेंगे क्या, फ्रॉम वेन डायग्राम, क्योंकि वेन डायग्राम से देखिए कितना क्लियरली कितना इजीली हो गया ये। प्रोबेबिलिटी ऑफ एम कितना है, ये है 30/60 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन बी है 24/60, ये हो जाएगा 6/60 यानी कि 1/10, एंड दिस विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 हमें दिया गया है कि एक पोस्ट के लिए 3 लोग अपेयर कर रहे हैं इंटरव्यू में, ए बी एंड सी। गिवन क्या है, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गेटिंग सिलेक्टेड इज ट्वाइस दैट ऑफ बी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गेटिंग सिलेक्टेड इज थ्राइस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बी पी। सी की प्रोबेबिलिटी अगर हम पी ले लें, दिस इम्प्लाइज पी बी की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3 टाइम्स ऑफ पी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगी हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ 3p, क्योंकि पी बी क्या है, वो 3p के इक्वल, यानी कि 6p। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस द पोस्ट इज फिल्ड,
यानी कि एक इंसान सेलेक्ट हुआ ही हुआ है, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी जो है वो 1 के इक्वल है। यानी कि तीनों एक तो एग्जॉस्टिव होने वाली है ये इवेंट्स। अगर ए सिलेक्ट हुआ है तो बी और सी नहीं हुए होंगे, अगर बी हुआ है तो ए और सी नहीं हुए होंगे, अगर सी सिलेक्ट हुआ है तो ए और बी नहीं हुए होंगे। तो ये एग्जॉस्टिव इवेंट है, यानी कि इन तीनों का अगर हम सम करने वाले हैं तो 1 के इक्वल आएगा, क्योंकि तीनों में से एक ना एक तो सिलेक्ट हुआ ही है। दिस इम्प्लाइज पी ए हमारे पास है 6p, पी बी हमारे पास है 3p प्लस पी सी हमारे पास है p इज इक्वल्स टू 1। तीनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 10p इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा p इज इक्वल्स टू 1/10। p क्या था? p था हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ c। प्रोबेबिलिटी ऑफ c हो गया 1/10। दिस इम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ b हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ 1/10। ये हो जाएगा 3/10। यहाँ पे मेंशन कर देंगे फ्रॉम 2 और इसे ले लेते हैं इक्वेशन 1। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी कि 3/10। ये हो जाएगा 6/10। इसे कैंसिल आउट करें तो 2 3 2 5 यानी कि 3/5। यहाँ पे मेंशन कर देंगे फ्रॉम 1 एंड दिस विल बी योर आंसर। कोई भी आगे क्वेश्चन करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि प्लेइंग कार्ड्स में कितनी चीज़ें और कैसी होती हैं। तो एक प्लेइंग कार्ड के हमारे सेट में या पैक में हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स होते हैं और इन 52 कार्ड्स को हमने 4 सूट्स में बांट रखा है: क्लब्स, स्पेड्स, डायमंड्स एंड हार्ट्स। क्लब्स एंड स्पेड्स जो होते हैं वो हमारे ब्लैक कलर के होते हैं और जो हमारे डायमंड और हार्ट्स होते हैं ये हमारे रेड कलर के होते हैं। और साथ ही साथ इन सारे सूट्स में 13 कार्ड्स होते हैं ईच, यानी कि 13 इसमें, 13 इसमें, 13 इसमें और 13 इसमें। कौन से कार्ड्स होते हैं? एस, जिसे हम ए से लिखते हैं। एस 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जे, क्यू एंड के। जे का मतलब होता है जैक, क्यू का मतलब होता है क्वीन और के का मतलब होता है किंग। अगर देखा जाए तो हमारे पास 2 रेड किंग होते हैं, 2 ब्लैक किंग होते हैं, जिसका मतलब हमारे पास टोटल 4 किंग है, जिसमें से 2 रेड हैं, 2 ब्लैक है। सिमिलरली हमारे पास 2 क्वीन होंगी जो 2 रेड होंगी, 2 ब्लैक होंगी एंड सो ऑन सारे कार्ड्स के लिए। एक सूट में 13 कार्ड है, यानी कि 4 सूट में हमारे पास होंगे 13 × 4 यानी कि 52 कार्ड्स। टोटल ब्लैक कार्ड्स कितने हैं? टोटल ब्लैक कार्ड्स अगर देखे जाए तो हाफ, 13 इसके 13 इसके, यानी कि 26 हमारे पास ब्लैक कार्ड्स हैं और 26 ही हमारे पास रेड कार्ड्स हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एक पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, इसमें भले ही नंबर नहीं दिया है पर ये हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें से हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि डायमंड या किंग या दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो डायमंड के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 13/52 या फिर डायरेक्टली कह सकते हैं 1/4। अगर देखा जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग कितनी होगी तो हमें पता है कि 4 किंग्स होते हैं, हर सूट में एक होता है, तो 4/52 यानी कि 1/13। तो ये हमारी डायमंड और किंग की प्रोबेबिलिटी आ गई। अब हमसे पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड यूनियन किंग, या तो डायमंड हो या किंग हो या दोनों हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, अगर आप चाहें तो ये डायरेक्टली भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? या तो डायमंड हो तो हमारे पास 13 डायमंड्स होते हैं, डायमंड कार्ड्स होते हैं। उसके बाद किंग कितने होते हैं? एक किंग तो हमारे इसी में आ जाता है। अभी 3 किंग बचते हैं हमारे बाकी 3 सूट्स के, तो हमारे पास टोटल कार्ड्स हो जाएंगे 13 + 3 16। तो यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी हम लिख सकते हैं 16/52 डायरेक्टली, या फिर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ डी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ के माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इंटरसेक्शन के, जो कि थोड़ा ज़्यादा इजी पड़ेगा, इसमें आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। अगर देखा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड इंटरसेक्शन के, डायमंड भी हो और किंग भी हो, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/52, क्योंकि डायमंड में सिर्फ एक ही किंग होता है। इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें, सॉरी 52 होगा ये, एक काम करेंगे 52 है तो हम यही वाली वैल्यूज़ पुट करते हैं, 13/52
प्लस 4/52 माइनस 1/52, तो ये हो जाएगा हमारे पास 13 + 4 17, 17 - 1 16/52। सेम आंसर आया एंड दिस विल बी योर आंसर। आप चाहें तो इसे कैंसिल कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 8/26, 4/13 एंड योर आंसर विल बी 4/13। क्वेश्चन नंबर 18 सिमिलर क्वेश्चन है। हमसे बोला गया है कि हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड ड्रॉन इज नीदर ए स्पेड नॉर अ क्वीन। ना स्पेड है ना क्वीन है, तो अगर यहाँ पे लिख लें S इज इक्वल्स टू ड्रॉइंग आ स्पेड, तो ये यहाँ पे लिख लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ S कितना हो जाएगा। स्पेड होते हैं हमारे पास 13, तो ये 13/52 हो जाएगा, यानी कि 1/4। इसके बाद हमसे कहा गया है कि वो क्वीन भी नहीं होना चाहिए, तो Q के लिए हम क्या लिख लेते हैं, ड्रॉइंग आ क्वीन। अब ड्रॉइंग मतलब ड्रॉ करना नहीं है, ड्रॉइंग मतलब निकालना। ड्रॉइंग आ क्वीन। क्वीन कितनी होती है हमारे पास, क्वीन होती है सिर्फ 4, तो 4/52 यानी कि 1/26, सॉरी 1/30 यानी कि 1/13। हमें निकालना है कि ना ही स्पेड हो ना ही क्वीन, यानी कि हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ S डैश इंटरसेक्शन Q डैश। ना S है ना Q है, तो इसके लिए अगर हम यहाँ पे एक ऐसे बॉक्स बना लें, यहाँ पे देखें S इंटरसेक्शन Q। अब S और Q इंटरसेक्शन तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि स्पेड में एक क्वीन तो होती है, ये हमें पता है। तो यहाँ पे हमें निकालना है कि ना S हो ना Q हो, तो यहाँ पे ना S हो ना Q हो, इसके लिए हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि हमें ये वाला रीजन निकालना होता है। कौन सा वाला, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ S यूनियन Q। S यूनियन Q को अगर हम माइनस कर दें तो हमें मिल जाएगी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। अब S यूनियन Q कैसे निकालेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ S प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ Q माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ S इंटरसेक्शन Q। इस तरह से इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। यहाँ पे साइड में आप लिख लीजिएगा कहीं पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ S इंटरसेक्शन Q। स्पेड और क्वीन दोनों हो, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, क्योंकि स्पेड में सिर्फ एक क्वीन होती है, तो ये प्रोबेबिलिटी होगी 1/52। इसमें मेंशन कर देंगे, तो जगह 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ S है हमारे पास 13/52 प्लस 4/52 माइनस 1/52। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 माइनस ये कितना हो जाएगा, 13 + 4 17, 17 - 1 16/52। इसे कैंसिल कर लेंगे, ये हो जाएगा 4/13 कैंसिल होके इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 13 - 4 यानी कि 9/13 एंड दिस विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें हमें निकालना है कि ना ही किंग हो ना ही रेड हो, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो के मान लेते हैं कि ड्राइंग अ किंग को रिप्रेजेंट कर रहा है और आर रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम रेड कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ के कितना होगा, ड्राइंग अ किंग हमारे पास होगा 4/52। 52 के ही टर्म्स में रहने देते हैं। रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी होगी 26/52। ऐसा क्यों, क्योंकि हमारे पास 2 सूट्स होते हैं जो रेड होते हैं, इसलिए अगर इनका इंटरसेक्शन निकाला जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग इंटरसेक्शन आर, तो एक तो हमारे डायमंड जो रेड होता है उसमें एक किंग होगा और एक हार्ट जो कि रेड होता है उसमें भी किंग होगा, यानी कि 2/52। रेड में 2 कार्ड्स ऐसे हैं जो किंग होंगे, तो ये 2/52 होगा। एक यहाँ पे वेन डायग्राम बना लेते हैं इस तरह से, ये है रेड कार्ड और ये है किंग। हमें यहाँ पे क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी कि ना किंग हो और ना ही रेड हो, तो ये हमें निकालना है। इसके लिए हमें ये वाला रीजन निकालना पड़ेगा, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा हो गया। हमें निकालना है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ के यूनियन आर, तो ये जगह 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ के प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ आर माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ के इंटरसेक्शन आर। वैल्यूज पुट करेंगे, 1 माइनस ये हो जाएगा 4/52 प्लस 26/52 माइनस 2/52। इसे सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा 1 माइनस 30 - 2 हो जाएगा 28/52। इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4 7 × 28 4 13। इसे माइनस करेंगे तो ये बचेगा हमारे पास 6/13 एंड दिस विल बी योर आंसर। नंबर 20 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहा गया है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एक ऑड नंबर आ रहा है फर्स्ट डाई पे या तो टोटल 8 आ रहा है दोनों डाइस को मिला के, दोनों डाइस के नंबर को मिला के। तो अगर मान लेते हैं कि हमने पहला डाई थ्रो किया, हमारे पास 1 आया, तो यहाँ पे सैम्पल स्पेस पहले लिख लेते हैं।
अगर हमारे पास 1 आया तो सेकेंड डाई पे हमारे पास क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आता है, क्योंकि इन जनरली हमारे एक डाई पे 6 ही हमारे सरफेसेस होते हैं, तो 6 नंबर ही प्रिंट होते हैं। तो ये हमारे जनरल डाई की बात हो रही है। तो हमारे पास 6 ऑप्शंस हैं तब जब हमारे फर्स्ट डाई पे 1 आया है। सिमिलरली अगर फर्स्ट डाई पे 2 आ गया तब भी हमारे पास 6 ऑप्शंस होंगे, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास 6 इंटू 6 हो गए हमारे पास टोटल 36 एलिमेंट्स। तो अगर हम ए को ले लें, ऑड नंबर ऑन फर्स्ट डाई, और बी को ले लें, सम इज 8। तो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना होगा, फर्स्ट डाई पे ऑड नंबर आने का मतलब है 1, 3 या 5। तो ये हो गया 6, 6 और यहाँ पे हमारे पास 6, यानी कि टोटल 18 अपॉन 36। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अगर हमें निकालना हो कि सम 8 है, तो यहाँ पे 1 + 6 7, यानी कि यहाँ पे तो कोई किसी का भी 8 नहीं होगा। यहाँ पे 2 + 6 8 होगा, यहाँ पे 3 + 5 8 होगा, यहाँ पे 4 + 4 5 + 3 और 6 + 2, यानी कि 1 2 3 4 5, टोटल 5 आए, जहाँ पे हमारे पास सम हमें 8 मिल रहा है। हमें वो प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब या तो हमारे पास ऑड नंबर हो यहाँ पे फर्स्ट डाई पे, या फिर हमारा सम 8 आ रहा हो। यानी कि हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसके लिए हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जिसमें ए भी हो और बी भी हो, यानी कि फर्स्ट डाई हमारा ऑड हो और उसका सम 8 आ रहा हो। तो क्या है, 1 वाली सीरीज़ में तो कोई भी नहीं है, 3 वाली सीरीज़ में एक है और एक 5 वाली सीरीज़ में, यानी कि 2/36। तो इसका फॉर्मूला तो हमने बहुत ही बार पढ़ लिया है। लिख लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। वैल्यूज पुट करेंगे, ये हो जाएगा 18/36 प्लस 5/36 माइनस 2/36। 18 + 5 हो जाएगा हमारे पास 23 माइनस 2 21/36। कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 7/12 एंड दिस विल बी योर आंसर 21। सिमिलर क्वेश्चन है, उसमें कहा है कि 2 डाइस हैं जिन्हें हमने साइमल्टेनियसली थ्रो किया है, यानी कि एक साथ थ्रो किया है। तो ये सैम्पल स्पेस जो है वो बिल्कुल ही सेम रहने वाला है, क्योंकि 2 डाइस एक साथ थ्रो किए गए हैं तो ऑब्वियस सी बात है 1 से 6 तक दोनों वेरी करेंगे। तो ये हमने सैम्पल स्पेस लिख लिया है। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि सम या तो 7 आए या 11 आए। तो एक काम करते हैं, 7 या 11 आने का प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 ए लिख लेते हैं, सम इज 7। प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब बी लिख लेते हैं, सम इज 11। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है वो देख लेते हैं, सम इज 7। 1 + 6 7 है, फिर 2 + 5 है, 3 + 4 4 + 3 5 + 2 और 6 + 1 हमारे पास 7 है। कितने हो गए, 6 हो गए। 6/36 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है हमारे पास, सम 11 हो। 11 के लिए 6 + 2 10 है, यानी कि यहाँ तक तो नहीं आएगा। 6 + 3 हमारे पास 9 है, ये भी नहीं होगा। 6 + 4 हमारे पास 10 है, 5 + 6 ये 11 है और एक ये 11 है, सिर्फ 2 11 है, 2/36। तो अब ऑब्वियस सी बात है, अगर सम 7 आ रहा है तो सम 11 नहीं हो सकता, यानी कि दोनों ही हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होने वाले हैं। सिंस सम कैन either be 7 or 11, therefore A and B are mutually exclusive इवेंट्स। इसके बारे में हमने पार्ट 1 वीडियो में डिस्कस किया था कि क्या होते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो होगा वो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल, यानी कि 6/36 प्लस 2/36, यानी कि 8/12
36। इसे सिंप्लीफाई करें तो हो जाएगा 2/9 के इक्वल एंड दिस विल बी योर आंसर। पार्ट में हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, या तो ड्यूप्लेट हो या फिर टोटल 6 आ रहा हो। अब ड्यूप्लेट का मतलब है कि दोनों डाइस पे सेम नंबर आ रहा हो। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास 1,1, तो इसे हम बॉक्स बना लेते हैं। 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5 और 6,6। तो हमारे पास यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर देखा जाए तो वो है 6/36। अगर बात की जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है कि सम 6 होना चाहिए। तो सम 6 क्या कब कब होगा, यहाँ पे देख सकते हैं 1,5 पे 6 होगा, 2,4 पे, 3,3 पे, 4,2 पे और 5,1 पे हमारा सम 6 होगा। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा हमारे पास 1, 2, 3, 4 एंड 5/36। पर अब की ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि 3,3 पे दोनों ही हमारे क्या है, सेम है, ड्यूप्लेट भी है और उसका सम भी 6 है, इसलिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/36, क्योंकि हमें क्लियरली विजिबल है। अब हमें ये ड्यूप्लेट और टोटल ऑफ 6 पे निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमें निकालना है। ये कितना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। वैल्यूज पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 6/36 प्लस 5/36 माइनस 1/36। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 + 5 11 माइनस 1 10/36। इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5/18 एंड दिस विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी या डी ग्रेड लाने की प्रोबेबिलिटीज दी हुई है किसी स्टूडेंट की। तो हमें निकालना है कि हमें पहले पार्ट में निकालना है कि बी या सी ग्रेड लाने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो सबसे पहले तो हम देख लेंगे गेटिंग ए, बी, सी एंड डी ग्रेड्स इज अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट या आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए तो किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एक बच्चे को इनमें से कोई एक ही ग्रेड मिलेगा, 2 ग्रेड तो मिलेंगे नहीं, इसलिए ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। यानी कि अगर ए ग्रेड आ रहा है तो बी सी डी ग्रेड नहीं आएगा, अगर बी ग्रेड आ रहा है तो ए सी डी नहीं आएगा एंड सो ऑन। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और सी यानी कि बी यूनियन सी हमें निकालना है। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.35 प्लस 0.15, ये हो जाएगा 0.5 के इक्वल एंड दिस विल बी योर आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट। एट मोस्ट सी ग्रेड हमें निकालना है सेकेंड पार्ट में, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। एट मोस्ट सी ग्रेड की अगर बात की जाए, यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी यूनियन डी। क्यों? एट मोस्ट ए ग्रेड होगा सबसे अच्छा, यहाँ पे है एट मोस्ट सी ग्रेड यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा सी लाए, और कम से कम कितना होगा, कम से कम है डी, तो यानी कि या तो सी या तो डी। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, क्योंकि सारे प्रोबेबिलिटीज़ हमारी क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। सारे ये जो इवेंट्स हैं ये हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हमारे पास 0.15, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी है 0.1, ये जगह 0.25 एंड दिस विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, हमें दिया हुआ है कि 52 कार्ड्स का एक पैक है जिसमें से हमने कोई भी 2 कार्ड रैंडमली निकाले हैं। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो हमने कार्ड्स निकाले हैं वो दोनों या तो एसेस हो या दोनों ही ब्लैक हो। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें जानना है कि हम वो 2 कार्ड्स कितने पॉसिबल वेज में निकाल सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सैम्पल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे आउट ऑफ 52 कार्ड्स 2 cards can be drawn in 52C2 ways। अब कॉम्बिनेशन यहाँ क्यों लगा, क्यों? क्योंकि हमें सीक्वेंस नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 2 कार्ड्स एक साथ निकाले हैं। तो हमें चाहिए कि हमने कौन से 2 कार्ड्स निकाले होंगे, 52C2, 52 में से 2 कार्ड्स निकालने के नंबर ऑफ वेज हमें यहाँ से पता चल गए। यानी कि हमारे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए, यहाँ पे लिख लेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज इक्वल टू 52C2। इसके बाद हम ले लेते हैं यहाँ पे लेट A इज इक्वल्स टू इवेंट ऑफ ड्राइंग 2
aces. B is equals to event of drawing 2 black cards. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा? अब 2 एसेस के लिए टोटल नंबर ऑफ एसेस होते हैं हमारे पास 4. पूरे एक पैक में हमारे पास 4 एसेस होते हैं, इसलिए हो जाएगा 4C2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है 52C2. इसे सॉल्व कर लेंगे. इसे सॉल्व करने के लिए पहले तो हमें NCR का फॉर्मूला पता होना चाहिए. NCR होता है हमारे पास फैक्टोरियल n, ये फैक्टोरियल है, अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस आर. कई लोग फैक्टोरियल को ऐसे भी लिखते हैं, तो दोनों ठीक हैं. 2 का मतलब है फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2. यहाँ पे 52C2 का मतलब है फैक्टोरियल 52, यहाँ पे फैक्टोरियल 2 और यहाँ पे फैक्टोरियल 50. इसे सॉल्व कर लेंगे. तो ये सब आपने पिछले साल किया होगा. फैक्टोरियल 4 को हम लिख सकते हैं 4 × 3, ये 2 और ये 2 एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ वाला 2, तो यहाँ पे 2 बचेगा. यहाँ पे फैक्टोरियल 2 को हम यहाँ पे 2 लिख लेंगे. फैक्टोरियल 50 है, फैक्टोरियल 52 का मतलब है 52 × 51 × फैक्टोरियल 50, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा. इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये पूरा कैलकुलेटर आपको मिला हुआ है, आप उससे सॉल्व कर सकते हैं. डेसिमल में वैल्यू नहीं निकालिएगा, फ्रैक्शन में निकालिएगा. ये सॉल्व करके आ जाएगा 1/221. इसके बाद हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना होगा? 2 ब्लैक कार्ड निकालने हैं. टोटल नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड्स हमारे पास कितने हैं 26, क्योंकि हमारे पास 2 सूट्स होते हैं जो ब्लैक कलर के होते हैं, तो टोटल 26 कार्ड्स हो गए. तो ये हो जाएगा 26C2 अपॉन 52C2. तो ये सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा फैक्टोरियल 26 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 24 इनटू यहाँ पे हो जाएगा फैक्टोरियल 52, यहाँ पे हो जाएगा फैक्टोरियल 50 फैक्टोरियल 2. ये फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 कैंसिल हो जाएगा और सिंप्लीफाई करें तो 26 × 24 अपॉन 25 और ये फैक्टोरियल 24 अपॉन फैक्टोरियल 24. ये सिंप्लीफाई करेंगे तो फैक्टोरियल 50 अपॉन 52 × 51 फैक्टोरियल 50, ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे भी. तो ये हमारे पास यहाँ पे बचेगा 26 × 2, ये हो जाएगा हमारे पास 25/102. अब हम लोग निकाल लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है दोनों ही ब्लैक कलर के एसेस हो. तो क्योंकि सिर्फ 2 ही ब्लैक कलर के एसेस होते हैं और हमें वही दोनों निकालने हैं, तो ये जगह 2C2 अपॉन 52C2. तो ये हो जाएगा 2C2 की वैल्यू तो वैसे 1 होती है, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं क्योंकि NCN की वैल्यू होती है 1 अपॉन ये हो जाएगा फैक्टोरियल 52, यहाँ पे हो जाएगा फैक्टोरियल 50 फैक्टोरियल 2. इसे सॉल्व करेंगे फैक्टोरियल 50 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 को हम 2 लिख सकते हैं 2 × 1. ये हो जाएगा हमारे पास 52 × 51 फैक्टोरियल 50, ये कैंसिल हो जाएगा. ये सॉल्व करके आ जाएगा हमारे पास ये 2 और ये 52 कैंसिल हो जाएगा 26. ये हो गया हमारे पास 1/1326. इसके बाद हमें यहाँ पे क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि या तो दोनों एसेस हो या तो दोनों ब्लैक हो. हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो हमें ये निकालना पड़ेगा. तो ये हो जाएगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. बहुत बार पढ़ा है. ये हो जाएगा हमारे पास 1/221 प्लस 25/102 माइनस 1/1326. इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे. ये हो जाएगा 1326 325 प्लस 6 माइनस 1. इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 330/1326. कैंसिल आउट करेंगे तो हो जाएगा 55/221 एंड दिस विल बी योर आंसर. क्वेश्चन नंबर 24, अनदर वेरी गुड क्वेश्चन. हमें टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स कितने दिए हुए हैं? एप्पल और ऑरेंजेस यहाँ पे लिख लेंगे. टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स इज इक्वल्स टू 20 + 10 यानी कि 30. हम क्या कर रहे हैं? हम 2 फ्रूट्स एक साथ निकाल रहे हैं. या तो 2 एप्पल्स आने की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है या फिर दोनों अच्छे एप्पल्स आने की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, गुड एप्पल्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो यहाँ पे निकाल लेते हैं नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स in drawing
2 फ्रूट्स। जब 2 फ्रूट्स हम ड्रॉ करेंगे तो इसकी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे हमारे पास 30TC2, क्योंकि 30 हमारे टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स हैं, उसमें से हम कोई 2 निकाल रहे हैं। तो ये हमारे पॉसिबल आउटकम्स हो गए। इसके बाद हम लिख लेंगे टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव फ्रूट्स। वो कितने हैं? वो हैं हमारे पास 5 + 3 यानी कि 8। इसके बाद प्रोबेबिलिटी में हमें क्या निकालना है? हमें गुड एप्पल्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हम एक काम करेंगे, हम यहाँ से टोटल नंबर ऑफ गुड फ्रूट्स निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 30 - 8 यानी कि 22। इसके बाद यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं a = ड्राइंग 2 एप्पल्स, b को लेट कर लेते हैं ड्राइंग 2 गुड फ्रूट्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल लेंगे। पहले हमें 2 एप्पल्स निकालने हैं, इसलिए क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स 20 हैं, इसमें से हमें 2 निकालने हैं। तो 20C2 अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है वो लिख लेंगे 30C2। इसे कैलकुलेट करेंगे तो फैक्टोरियल 20 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 18 इंटू यहाँ पे हो जाएगा फैक्टोरियल 30 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 28। इसे कैंसिल कर लेंगे, सॉल्व करेंगे 20 × 19 अपॉन फैक्टोरियल 18 और फैक्टोरियल 18 ये इंटू यहाँ पे है ये फैक्टोरियल 30 यानी कि 30 × 29 फैक्टोरियल 28। ये फैक्टोरियल 28 ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे कितना बचेगा 38/87। इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालेंगे। बी क्या है? गुड फ्रूट्स की टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स कितने हमारे पास 22 गुड फ्रूट्स है, इसमें से 2 हमें निकालने हैं 30C2। इसे फिर से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा फैक्टोरियल 22 अपॉन फैक्टोरियल 20 फैक्टोरियल 2 यहाँ पे फैक्टोरियल 30 2 28। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 22 × 21 फैक्टोरियल 20 इस फैक्टोरियल 20 से कैंसिल हो जाएगा, ये फैक्टोरियल 2 कैंसिल हो गया। यहाँ पे बचेगा 30 × 29 फैक्टोरियल 28 कैंसिल हो गया। इसे कैलकुलेट कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 11, ये कैंसिल हो जाएगा 15, 3 से कैंसिल करेंगे 5 और ये 7, तो ये आ जाएगा हमारे पास 77/145। इसके बाद हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि दोनों एप्पल्स हों और दोनों ही गुड हों। तो वो कितने होंगे? हमारे पास टोटल 20 एप्पल्स हैं, जिसमें से 5 एप्पल्स डिफेक्टिव है, यानी कि हमारे पास अच्छे एप्पल्स कितने हैं 15। इसमें से 2 निकाले तो ये हो जाएगा 30C2 15C2 अपॉन 30C2। इसे भी कैलकुलेट कर लेंगे तो ये जाएगा फैक्टोरियल 15 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 30 इंटू यहाँ पे फैक्टोरियल 30 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 28। सॉल्व कर लेंगे, ये 2 कैंसिल 15 × 14 अपॉन 30 × 29 15 2 यहाँ पे 2 और ये 7, तो ये बचा 7/29। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि या तो दोनों एप्पल्स हो या दोनों गुड क्वालिटी के हों। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है? नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये कितना होगा PA + PB - P इंटरसेक्शन B। तो यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो ये जगह 38/87 + 77/145 - 7/29। इसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास एलसीएम में 435 190 + 231 - 105। ये हो जाएगा हमारे पास 105 190 - 105 हो जाएगा 85 + 231 अपॉन 435। ये हो जाएगा हमारे पास 6316 upon 435 and this will be your answer. Guys, if you like this video, do give it a thumbs up and also subscribe to my channel if you haven't already. Thank you so much for watching.